गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट का स्टार्टिंग करने जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हमें पता है कि इंटरनेट आप सब लोग यूज़ करते ही होंगे, राइट। तो इंटरनेट क्या है? एक इंटरकनेक्शन है ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि सपोज़ आपके पास अब जो कंप्यूटर है या आपका मोबाइल फ़ोन है या आपका लैपटॉप है, उसमें कभी भी जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली वो एक जगह कनेक्ट होता है एक नेटवर्क से। ओके। तो उसी तरीके से दुनिया में जितने भी लोग हैं जब वो किसी इंटरनेट में कनेक्ट करते हैं तो वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, उसी को बोला जाता है इंटरकनेक्शन। और वही एक कहलाता है हमारा इंटरनेट का बेसिकली नेटवर्क। नेक्स्ट जो है वो है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो बेसिकली ये फर्स्ट 1969 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने लागू किया था, जो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था ARPANET, मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो बेसिकली ये फ़िलहाल एक कंप्यूटर से शुरू हुआ था जो कैलिफोर्निया में था और 3 जो यूटा में था। इन्होंने बाद में इस चीज़ को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड किया ताकि वो लोग इसे रिसर्च के लिए यूज़ कर सकें, और ये धीरे धीरे बढ़ता गया और जब अब जाके जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं, ये बेसिकली एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट जो है वो इंटरनेट रिगार्डिंग सम पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का बेसिक मीनिंग होता है कि सेट ऑफ रूल्स, मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो हमें रूल्स चाहिए वो हमें प्रोटोकॉल्स बताते हैं। तो वैसे ही अगर मैं इंटरनेट से कनेक्ट करने जाऊँ तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स क्या क्या होंगे, मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, कैसे नहीं कनेक्ट कर सकता हूँ, क्या क्या रूल्स हैं उसे फॉलो करने पड़ेंगे, वही प्रोटोकॉल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं 2 तरीके के प्रोटोकॉल्स। एक है इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे हम IP बोलते हैं, और एक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में हम एग्जाम्पल्स के द्वारा नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे। ओके। तो नेक्स्ट जो है वो है चैनल। चैनल बेसिकली वो होता है कि कैसे मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं कैसे इंटरनेट से नेटवर्क के अंदर जा रहा हूँ, कैसे मेरा मोबाइल डिवाइस एक्सेस कर सकता है बाकी सब इन्फॉर्मेशंस को, वो मेरा कौन हेल्प करेगा? चैनल, जो कि आपका आइदर राउटर्स या तो मॉडेम्स के द्वारा पॉसिबल होता है। इन सब के बारे में नेक्स्ट स्लाइड्स में जानेंगे। तो बेसिकली राउटर आपका क्या करता है कि मुझे इट डायरेक्ट इंटरनेट ट्रैफिक बाय डिटरमाइनिंग द बेस्ट पार्ट टू बी टेकन, मतलब मुझे किस पार्ट में जाना है कि मेरा नेटवर्क फास्टेस्ट तरीके से मुझे रिस्पॉन्स करे, वो कौन हेल्प करता है? मेरा राउटर। और मॉडेम जो है वो हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, मतलब सपोज़ मैं अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बात करना चाहता हूँ तो वो किसके द्वारा पॉसिबल है? वो है हमारा एक मॉडेम। एग्जाम्पल इसका हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे जिसमें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि मॉडेम काम क्या करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट जो है हु कवर्स द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट को कौन चलाता है। तो बेसिकली इंटरनेट किसी के अंडर में नहीं आता, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी ने इसको अपने अंडर एक्सेस नहीं कर रखा हुआ। इंटरनेट बेसिकली एक पब्लिक डोमेन के अंदर आता है, मतलब उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। सपोज़ 3 स्टूडेंट्स हैं A B C, और तीनों के पास कुछ सामान है जो वो बांट सकते हैं। A के पास कुछ सामान है, B के पास कुछ सामान है, C के पास कुछ सामान है, जिसे टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है रिसोर्स। तो अगर A ने उस रिसोर्सेज को शेयरिंग पे डाल दिया है और B और C उसे एक्सेस कर सकता है, तो वो एक तरीके का आपका कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो रहा है, जो आपका काइंड ऑफ एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। ठीक है। सेम अगर B और C के पास कुछ है जो उन्होंने एक्सेस करने के लिए डाल रखा है, जो A भी एक्सेस कर सकता है, C भी एक्सेस कर सकता है, तो उनके अंदर में अपना एक इंटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड हुआ है, जिसके वजह से वो लोग आपस में एक दूसरे का रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं और उससे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसे ही काइंड के कुछ बॉडीज़ हैं जो हमें इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। ओके। सो पहला जो है वो है इंटरनेट एक्टिविटी बोर्ड, जो कि हमें बताता है कि काम कैसे किया जाए, मतलब कि सपोज़ मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, या तो ऐसा कुछ टर्म है जो मैंने सर्च किया है लेकिन वो आ नहीं रहा है, तो वो ये चीज़ हेल्प करता है। ओके। इसके अंदर में 2 पार्ट है, जैसे कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो हमें हेल्प करता है फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। मतलब अगर मैं किसी एक पेज से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ लेकिन वो पेज मेरा ओपन नहीं हो रहा, सपोज़ मैंने google.com मारा, बार बार मैं google.com मारा हूँ लेकिन मेरा पेज ओपन नहीं हो रहा है, तो ये बोर्ड जो है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ये उसमें हेल्प करता है। ये आपको पता होने से पहले ये ठीक कर देते हैं कि आपका चीज़ जो है वो आपको पास क्यों नहीं आ रहा, मतलब आपने अगर सर्च किया तो वो आपके पास क्यों नहीं आ रहा। वो कौन हेल्प करता है? आपका इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। वो देखता है कि आपका इश्यूज़ कहाँ पे है, या आपके राउटर में इशू है या आपके उस केबल में इशू है, और वो ऑटोमेटिकली उसे रिजॉल्व करने का ट्राई करता है। नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, जो बेसिकली
रिसर्च पर्पज़ के लिए काम आता है। सपोज़ आपने एक ऐसा वर्ड मारा जो इंटरनेट में नहीं है, ओके, तो उसके आसपास के जो जो शब्द हैं वो सब कौन आपको ला के देगा, आप उसके आसपास का जो रिजल्ट है, सपोज़ आपने वहाँ पे हैट मारा, HAT हैट, और हैट मारते ही आपको पता है आपके पास वहाँ पे हैट की इमेजेस आना चाहिए, बट सपोज़ हैट के अलावा कुछ और आ रहा है वहाँ पे, तो वो जो इशू है वो कौन रिजॉल्व करेगा, वो है आपका इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। नेक्स्ट, आप सबने देखा होगा कि आपको बहुत सारे वेबसाइट्स के नाम याद है, ज़बानी याद है, जैसे google.com, facebook.com, इन सब के नाम आपको क्यों याद है, क्योंकि उनके पास अपना एक स्पेसिफिक यूनिक नेम है, जैसे कि google.com, facebook.com। अगर आपने facebook.com मारा तो कोई और पेज में नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि उसका उस पेज से मेरा कौन सा पेज खुलने वाला है, ओके। तो इन सब चीज़ों को बोला जाता है नोमेनक्लेचर, मतलब उन सब अलग अलग वेबसाइट्स का अपना नाम देना। ये कौन डिसाइड करता है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, दैट इज़ ICANN। ये बॉडी जो है वो डिसाइड करता है कि किस पेज का क्या नाम होना चाहिए, और जब भी सपोज अगर आपने भी कोई वेबसाइट बनाया है तो उस वेबसाइट का क्या नाम होगा वो ये पेज डिसाइड करेगा। आपने डिसाइड करके वहाँ पे दे दिया, अगर अवेलेबिलिटी होगा तो आपको जो वो नेमिंग प्रोवाइड होगा कि नहीं होगा, वो ये चीज़ डिसाइड, वो ये बोर्ड डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, दैट इज़ W3C, जो डिसाइड करता है कि बेसिकली आपका इंटरनेट कैसे इवॉल्व इन द सेंस, जैसे आजकल AI आ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे ही ये भी एक ऐसा बॉडी है जो डेवलप करता है आपके बेसिकली वेब को, कि वेब टाइम टू टाइम कैसे जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो, कैसे जनरेशन टू जनरेशन कैसे उसके अंदर नई नई चीज़ें इवॉल्व होके आते रहे, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाउ द इंटरनेट वर्क्स, मतलब इंटरनेट काम कैसे करता है। तो सपोज़ मैंने गूगल में सर्च किया हैट, तो आपको पता है कि उसका रिस्पॉन्स में क्या आएगा, कि हैट के अकॉर्डिंगली आइदर उसके इमेजेस या तो उसके डिटेल्स आएंगे, ओके। तो लेट्स सी वो काम कैसे करता है, यहाँ पे लेट्स सी वो काम कैसे करता है, ओके। सपोज़ आपने वहाँ पे डाटा में आपने सर्च किया हैट, ओके। TCP ने क्या किया, उस चीज़ को हैट को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, लाइक पैकेट्स में, जैसे हम बोलते हैं पैकेट्स है, H, A और T, ठीक है। अब उसने वो चीज़ सर्वर में भेजा, जहाँ पे उस तीनों चीज़ों को वो असेंबल करेगा कि आपने मांगा क्या था। अब क्योंकि आपने हैट सर्च किया तो उसने उसके अकॉर्डिंगली H, A और T के रिस्पॉन्स में उसने पैकेट्स को रीअसेंबल करना शुरू किया। लेकिन सपोज़ आपका यहाँ पे T उसके पास पहुँचा नहीं, ओके। T उसके पास पहुँचा नहीं क्योंकि सपोज़ कोई नेटवर्क के कनेक्शन की वजह से यहाँ पे उसका T पहुँच नहीं पाया, तो क्या हुआ, आपका T नहीं पहुँचा। अब यहाँ पे TCP क्या हेल्प करता है कि TCP वापस आपको बोलेगा कि मुझे वापस से वो T भेजो, ताकि मैंने वापस ज्वाइन कर सकूँ और उसे वापस एक नया डाटा, उसे एक मीनिंगफुल डाटा बना के आपके पास आउटपुट भेज पाऊँ। तो यहाँ पे TCP आपका ऐसे तरीके से हेल्प करता है। बेसिकली TCP का काम क्या है, वो आपके डाटास को पैकेट्स में डिवाइड करता है, ताकि जब अगर कभी भी आप बाई चांस अगर आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन बीच में अगर लॉस्ट हो जाता है तो वो आपका ईजिली मिल पाए। क्योंकि अगर सपोज़ आपने सब चीज़ एक लाइन में भेज दिया और अगर इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया या तो आपका इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया तो आपका पूरा डाटा मिस हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने उस चीज़ को डिवाइड करके भेजा, पैकेट्स में भेजा, तो बाई चांस अगर एक पैकेट मिस भी हो जाता है तो एटलीस्ट मेरे पास बाकी सब पैकेट्स पहुँच जाएंगे मेरे एंड पे, और बस मुझे एक पैकेट के लिए वेट करना पड़ेगा, ना कि पूरे के पूरे पैकेट के लिए, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमें इंटरनेट में लॉगिन कैसे करना है, ओके। तो सबसे पहले बेसिकली हमें कुछ नीड्स चाहिए, जैसे कि हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक मॉडेम चाहिए, इंटरनेट एक्सेस, और एक प्रोग्राम जो इस चीज़ को हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करे, ठीक है। इन सब के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है इंटरनेट कनेक्शन। तो बेसिकली इंटरनेट कनेक्शन हमें, जैसे अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो इंटरनेट कनेक्शन हमें वो प्रोवाइड करते हैं जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। फॉर एग्जांपल सपोज़ आपके पास आपका जो मोबाइल फ़ोन में आपके पास डिफरेंट सिम्स होंगे, लाइक BSNL, वोडाफोन, जियो, जो भी है। उन सब के अंदर आपने आपने इंटरनेट पैक्स डलवाया होगा, जिससे आपको हेल्प होता है कि आप इंटरनेट में एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो वो कंपनी आपके लिए हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनीज़ होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं कि आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो कर पाए, ओके। और नेक्स्ट जो है वो है सर्वर, जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन द डाटा स्टोर्ड रहते हैं। कभी भी अगर आपको कोई चीज़ एक्सेस करना चाहा तो आपको जो रिस्पांस मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, सर्वर से मिलेगा। आप जो भी नेट में सर्च करते हैं वो आपको कहाँ से मिलता है, एक रिस्पांस मिलता है एक सर्वर से, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से आपको एक ISP चूज़ करना चाहिए। बेसिकली आप
क्या देख के आप लेते हैं कि बेसिकली उसका स्पीड कितना है, नेटवर्क स्पीड कितना है, वो कौन सा टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, 3G 4G 5G क्या चल रहा है, ठीक है, उसके पैसे कितने लेते हैं, लाइक कॉस्ट उसका कितना पड़ेगा, और उसका यूजेज मतलब आपको कितना दिन में मिल रहा है। ओके, तो बेसिकली ये सब एक फैक्टर्स हैं और ये सब इंटरनेट कनेक्शंस के अंदर में आता है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है हमारा मॉडेम। तो बेसिकली मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ये काम क्या करता है मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि वहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा मॉडेम काम क्या करता है। तो बेसिकली ये एक डिवाइस है जो हमें हेल्प करता है दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए। मतलब मेरे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर मुझे कनेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे बीच में कौन चाहिए, एक मॉडेम चाहिए। ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो नाम से हमें पता चलता है कि जो मैं बाहर लगा सकता हूँ, ये हमारा कंप्यूटर के अंदर का पार्ट नहीं रहता है, इसे मैं बाहर में यूज़ कर सकता हूँ। इसे बाहर में लगाते ही अलग से वाया केबल्स में इसे यूज़ कर सकता हूँ और उस केबल के दूसरे एंड पे मैं दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करके मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। इंटरनल मॉडेम में क्या होता है कि मेरा जो कंप्यूटर है उसके अंदर ही मेरा ये चीज़ फिट रहता है दोनों कंप्यूटर्स के अंदर, और वाया वायरलेस मीन्स ऑफ मीडियम ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, चलिए मैं दिखाता हूँ काम कैसे करता है। वर्किंग ऑफ अ मॉडेम। तो मॉडेम का जैसे मैंने बताया मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ओके, तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता क्या है पहले वो समझ लीजिए। देखिए, आपने आपके घर में दो तरीके के क्लॉक्स देखे होंगे, घड़ियाँ, जो आइदर डिजिटल होती हैं तो एनालॉग होती हैं। एनालॉग जिसमें हमारे कांटे रहते हैं जो घूमते हैं, डिजिटल जिसमें हमारे नंबर्स रहते हैं जो हमें शो होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, राइट। वैसे ही कंप्यूटर्स में जब मैं कुछ काम करता हूँ अपने कंप्यूटर से, मोबाइल फ़ोन में जब मैं काम करता हूँ तो वो सब डिजिटल फॉर्मेट में काम होते हैं। ओके, लेकिन जब भी मैं चीज़ों को ट्रांसमिट करना चाहता हूँ वाया एनी केबल, तो वो सिर्फ एनालॉग तरीके से ही पहुँच सकते हैं, वाया वेव्स। ओके, तो ये डिफरेंट है आपका डिजिटल और एनालॉग के बीच में। तो जब भी मुझे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बात करना होता है तो मुझे बीच में चाहिए एक वायर। लेकिन कंप्यूटर में मैं काम कर रहा हूँ डिजिटल तरीके से और वायर में काम होगा एनालॉग तरीके से। तो बीच में आ जाता है मेरा मॉडेम, जो उन उन दोनों वेव्स को चेंज करता है, उन दोनों सिग्नल्स को चेंज करता है। मॉड्यूलेशन का मतलब है कन्वर्टिंग फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, और डीमॉड्यूलेशन का मतलब है कन्वर्टिंग फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। यहाँ पे देखिए, ये मेरा कंप्यूटर है जिसके अंदर मैं डिजिटली काम कर रहा हूँ। मॉडेम के अंदर पुट होते ही मॉडेम ने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया एनालॉग में कन्वर्ट किया उसने। फिर दूसरी साइड पे और एक मॉडेम रखा हुआ है जिसने उसको डीमॉड्यूलेट किया, मतलब उसने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया, दूसरे कंप्यूटर से उसने डाटा उसको पहुंचा दिया। तो ये एक वर्किंग है आपका मॉडेम का। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन मतलब कि मैं इंटरनेट को कैसे कैसे तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये सिर्फ दो तरीके से पॉसिबल है। एक है आपका वायर्ड लैन, देखिए जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं वायर के तरीके से इन सब से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। दूसरा है वायरलेस, जो हमें वाईफाई जो हम बोलते हैं बेसिकली, ये ऐसा। ओके, तो दो तरीके बेसिकली होते हैं, एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। ओके, तो इनके अंदर अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं वो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि वायर्ड कनेक्शंस के अंदर बेसिकली वायर्ड कनेक्शन से हमारा क्या यूज़ होता है, केबल्स। तो हम बेसिकली तीन तरीके के केबल्स यूज़ करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। तीन तरीके के केबल्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने उनका एक चार्ट बना के रखा हुआ है कि वो उनका डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या है, उनके डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंग्विश मैंने दिखा रखा है कि कौन सा ज़्यादा फास्ट है, किसके प्राइस ज़्यादा है और कौन सा ज़्यादा अच्छे से ट्रांसमिट कर सकता है चीज़ों को। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो सबसे महंगा है और सबसे ज़्यादा ईजी तरीके, सबसे फास्ट तरीके से वो डाटा ट्रांसमिट करता है, जो कि बहुत फास्ट है कंपेयर टू कोएक्सियल या तो ट्विस्टेड पेयर के। ओके, उन तीनों के बेसिस पे हमारे पास तीन तरह के कनेक्शंस आते हैं, जो एक है डायल अप, ISDN और ब्रॉडबैंड सर्विसेज। तो बेसिकली ये तीनों भी वही हैं कि डायल अप, ये तीनों भी केबल्स के कनेक्शंस हैं, बट ओनली डिफरेंस यह है कि इन तीनों के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट स्पीड मैटर करते हैं। लाइक डायल अप जो है आपका सबसे स्लो टाइप ऑफ इंटर कनेक्शन है, वेराज जो ब्रॉडबैंड है वो सबसे फास्टेस्ट तरीके का है। तीनों के काम एक ही हैं। डायल अप में क्या होता है कि वो आपका छोटे मोटे पहले के टाइम पे ज़्यादा यूज़ होता था, यहाँ पे क्या होता है कि वो कम ड्यूरेशन के लिए आपको सिर्फ कनेक्ट करके रख सकता है और वो बहुत स्लो रहता है। फिर आता है आपका ISDN, जो आपका बेसिकली सिर्फ आपका एक कंप्यूटर्स जो आपके एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होता है, कि वो एक बिल्डिंग के लिए बेसिकली हम कर सकते हैं या तो इंस्टीट्यूशन के लिए कर सकते हैं, और वो वहाँ सिर्फ वहाँ पे ही एक्सेस हो सकता है और उस चीज़ के लिए वो ज़्यादा फास्ट रहता है, क्योंकि उसको बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता, उसको सिर्फ एक कुछ गिने चुने लोग ही यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका ब्रॉडबैंड सर्विसेज, जो आपका बेसिकली हम लोग आजकल लगाते हैं, कम घरों वगैरह में लगाते हैं, जो कंपेरेटिवली दोनों से फास्ट है और वास्ट तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ, इट्स अ हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट इंटरनेट कनेक्शन थ्रू विच यू कैन ब्राउज ह्यूज फाइल्स ईजिली, जो हमें ना डायलअप में ना ISDN में पॉसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वायरलेस। वायरलेस जैसे मैंने बताया कि जिसके अंदर हमारे केबल्स का यूज़ नहीं होता है। ये 3 तरीके के आते हैं, सैटेलाइट, वाईफाई और वाईमैक्स। वाईफाई जैसे आपको पता ही होगा, जो आप घर में यूज़ करते हैं बेसिकली, जो एक क्लोज रेंज में रहता है, छोटे रेंज में रहता है। जैसे आपको घर में अगर आपने कहीं पे वाईफाई लगा के रखा है तो वो एक स्मॉल रेंज के अंदर ही काम करेगा, वो ज़्यादा दूर तक काम नहीं करता है। सैटेलाइट सर्विसेज जो होती हैं वो आपको पता ही है क्या होता है। सैटेलाइट जो है वो स्पेस में रहती हैं, तो हम एक डिवाइस जो ग्राउंड पे है उससे वो चीज़ सैटेलाइट्स को रिफ्लेक्ट होकर फिर दूसरे डिवाइस में जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जैसे इंटरनेट में है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो वाया सैटेलाइट जो भी यहाँ पे डिश रहेगा वो वाया सैटेलाइट उसको ट्रांसमिट करेगा दूसरी जगहों के साथ। ठीक है, जैसे हमारा आजकल जो टीवीज़ वगैरह में जो रहता है, टाटा स्काई, डिश टीवी जो भी रहता है, उन सब के अंदर जैसे ये टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। ठीक है, लास्ट जो है वो है वाई मैक्स जो आपने देखा मोबाइल टावर्स के अंदर जो होता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि आपके मोबाइल टावर्स के बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह में आपको इंटरनेट एक्सेस मिलता है। तो जो भी आप फ़ोन्स वगैरह में जो यूज़ होता है वो आपका ये टावर्स, मोबाइल टावर्स की वजह से आप लोग ईजिली उसको यूज़ कर सकते हैं। और यही आपको डिफरेंट सिग्नल्स प्रोवाइड करता है कि आपका इंटरनेट कैसा काम कर रहा है, आपका किसी भी डाटा को ट्रांसमिट करने का स्पीड कितना है, वो सब बेसिकली आपका वाईमैक्स यहाँ पे डिपेंड कर। जैसे एक एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, ये एक वाईमैक्स का टावर है जो आपको यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग, हाउस में, पर्सनल काम के लिए या तो घर वगैरह में, कैफ़े वगैरह में यहाँ पे वो हेल्प कर देता है। ओके, नेक्स्ट है आपका मोबाइल कनेक्शन। मोबाइल कनेक्शन बेसिकली आपको जैसे पता है कि जनरेशन वाइज चेंज होते जा रहा है। पहले हमारे पास जो था वो था 1G, जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास वॉइस सर्विस और कुछ कुछ एनालॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स थे। ठीक है, 2G जो आया जिसके अंदर हमें कुछ डिज़ाइन, कुछ नया चीज़ मिला देखने में, जिसके अंदर हमें आवाज़ के साथ साथ उसके अंदर हमें CDMA GSM सिम के साथ कुछ सिम वगैरह का फैसिलिटी प्रोवाइड हुआ। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा हमारे थोड़ा स्टोरेज वगैरह का इम्प्रूवमेंट वाले नए नए डिवाइसेस आने शुरू हुए। फिर आपका 3G जिसके अंदर हमें वीडियो कॉल्स का फैसिलिटीज़ फर्स्ट टाइम प्रोवाइड हुआ। ठीक है, देन आया 4G जो बेसिकली डिज़ाइन था सिर्फ डाटास के लिए, और ये आपका क्या हो गया कि ये आपका एक ऐसा नेटवर्क है जो आपका कंपेरेटिवली बाकी सब नेटवर्क से थोड़ा फास्ट है और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इनका स्पीड्स बेसिकली डिपेंड करता है कि जैसे पहला हो गया आपका जो 1G है वो आपका 2.4 Kbps में काम करता है, 2G जो हो गया 64, 3G जो हो गया 2000, और 4G जो है सबसे ज़्यादा 1 Mbps या तो 10 Mbps के हिसाब से वो काम करता है। टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली देखिए, जैसे सपोज़ हमने एक इंटरनेट में कनेक्ट कर लिया, मैंने अपने लैपटॉप में इंटरनेट डलवा दिया, मैंने अपने लैपटॉप में लाइक वाया वाईफाई या तो लैन मैंने इंटरनेट कनेक्ट कर दिया, लेकिन मैं कैसे दूसरों के कंप्यूटर से, दूसरों की जगह से मैं अपने कंप्यूटर में चीज़ें ला सकता हूँ, कैसे मैं इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, उन सब के लिए मुझे क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसे हम बोलते हैं ब्राउज़र। तो बेसिकली ब्राउज़र आपने देखा होगा जैसे कि फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। इनमें क्या करता हूँ मैं, इनमें जाके मैं कुछ भी चीज़ सर्च करता हूँ, मुझे उसके रिलेटिव जो भी एक एग्जैक्ट आंसर है, तो जो भी उसके रिलेटिव जो भी रिस्पॉन्स है वो मुझे मिलता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ब्राउज़र एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करता है कि मैं दूसरे सर्वर्स को एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। लाइक इसके अंदर हमें बेसिकली ये सब टर्म्स मिलते हैं कुछ, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, वेब पेज, वेबसाइट, होम पेज, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर। ठीक है, ये सब बेसिकली इंटरनेट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जैसे जो पहले हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब हमें क्या हेल्प करता है कि हम इस सर्वर के द्वारा हम दूसरे इस चीज़ के द्वारा हम दूसरे सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब के अगर आप कुछ भी चीज़ इंटरनेट पे सर्च करें, जैसे कि सपोज़ आपको किसी भी वेबसाइट में जाना है, तो आप वहाँ पे हमेशा लिखते हैं www.google.com या www.facebook.com। तो वो हमें क्या हेल्प करता है कि वो हमें सर्वर के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया दिस। नेक्स्ट जो है वो है वेब पेज। वेब पेज में क्या होता है कि मैं अपनी चीज़ों को, सपोज़ मैंने एक वेबसाइट बनाया है, वेबसाइट बनाने के बाद मैंने जो उसका पेजेस रहेंगे, जो डिफरेंट पेज रहेंगे, सपोज़ एक पेज में मैंने ऑडियो डाल रखा है, एक पेज में मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, एक पेज में मैंने सिर्फ टेक्स्ट डाल रखा है, तो वो डिफरेंट जो भी चीज़ होंगे जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशंस रहेंगे उसे हम बोलते हैं वेब पेज। वेबसाइट हो गया जिसके अंदर सब चीज़ों को कंबाइन करके मैंने कुछ एक बना के रखा है, उसे हम बोलेंगे वेबसाइट।
होम पेज हो गया। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग किसी पेज का ओपन किया है, और जो मेरे पास पहला पेज आएगा जिस पेज के द्वारा मैं किसी लाइक डिफरेंट पेजेस को एक्सेस कर सकता हूँ, वो हो जाएगा मेरा होम पेज। वेब ब्राउज़र जो मेरे को हेल्प करेगा इन सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। एंड देन वेब सर्वर जहाँ से मुझे चीज़ें मिलेंगी। मतलब अगर मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं उसको इंटरनेट में सर्च करूँगा तो मुझे जो रिस्पॉन्स है वो मुझे कहाँ से आएगा, वेब सर्वर से। ओके, तो ये देखिए, ये जो डायग्राम यहाँ पे है, यहाँ पे बताएगा कि वेब कैसे काम करता है। तो सपोज़ मैंने अपने कंप्यूटर में ब्राउज़र ओपन किया। ओपन करते ही मैंने वहाँ पे इंटरनेट में डाला कि मुझे सपोज़ यहाँ पे google.com मैंने टाइप किया। google.com मारते ही मेरा वहाँ पे एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड होगा। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बाद में। HTTP रिक्वेस्ट जैसे सेंड होते ही जो गूगल का सर्वर है वहाँ से उसके पास वो रिक्वेस्ट पहुँचा। अब उसने रिस्पॉन्स किया कि ठीक है, आप ये चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, और फिर मेरे ब्राउज़र में वो शो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आया है HTTP, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है कि बेसिकली हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स, जो कि होता है हमारा टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज। एग्जाम्पल, सपोज़ मैंने वहाँ पे google.com सर्च किया था। इस पेज में सपोज़ मैंने यहाँ पे google.com सर्च किया था। यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया, इस चीज़ ने क्या किया यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट भेजा। मतलब HTTP रिक्वेस्ट भेजते ही वहाँ पे उसने क्या किया है कि जो भी गूगल के पास रिलेटेड टर्म्स हैं, लाइक जो भी उनके पास ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज फाइल, टेक्स्ट बोल के जो भी उनके पास चीज़ें हैं, उन्होंने क्या किया, उनका एक्सेस मांगा। गूगल ने क्या किया, उनको वो एक्सेस प्रोवाइड किया, और उसने चीज़ों को वापस भेजा, यहाँ पे क्लाइंट में वापस भेज दिया। ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे google.com मारा, google.com ने यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट, यहाँ पे उसने एक HTTP रिक्वेस्ट भेजा। HTTP रिक्वेस्ट भेजते ही क्या उसने मांग लिया कि मेरे पास, आपके पास जो जो रिसोर्सेज हैं, लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, जो जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो जो आपके पास वो है, सब आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। उस सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स के तौर पे भेज दिया, और मेरे जो पेज है, जो मेरा वेबसाइट, जो मेरा ब्राउज़र है, ब्राउज़र में मुझे क्या होता है, गूगल का होम पेज दिख जाता है विद कलर्स, और जो हमारा सर्च इंजन रहता है, सर्च बार जो रहता है, उसके अंदर जो जो चीज़ें हम डाल सकते हैं वो सब हमें मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जैसे कि किसी भी दो चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज का ज़रूरत होता है। ठीक है, आइदर हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, एसएमएस, जो भी है, जो मीडियम हमें चाहिए होता है। उसी तरीके से अगर इंटरनेट में अगर कुछ चीज़ें हमें बात करवानी है, इंटरनेट में अगर हमें कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है लैंग्वेजेस। ओके, तो जो बेसिक लैंग्वेज है जो हमें इन चीज़ में हेल्प करता है, उसे बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है आपके वेबसाइट्स का, वेब पेजेस का, डॉक्यूमेंटेशंस का इन इंटरनेट। ओके, तो अगर मैं कुछ भी चीज़ इंटरनेट पर देखना चाहूँ, जो भी चीज़ मुझे वहाँ पे मिलता है, वो किस फॉर्मेट में रहता है, वो इस लैंग्वेज में रहता है, कि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें देख रहा हूँ वो इस लैंग्वेज के फॉर्मेट में रहेगा। इस लैंग्वेज ने उन चीज़ों को बनाया है कि वो मुझे दिख पाए, क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर में चाहे उसे कैसा ही बनाया हो, लेकिन जब मैं चाहूँ कि वो चीज़ इंटरनेट पर मैं डालूँ, तो मुझे वो किस में डालना होगा, इस लैंग्वेज में, जिसे हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट जो है वो है वेब एड्रेस। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कुछ स्लाइड्स में मैंने बताया था कि हम जो एड्रेस है वो हम एक कंपनी है जो प्रोवाइड करता है, एक बोर्ड है बेसिकली, ICANN, याद है? ICANN क्या प्रोवाइड करता है, वो आपको नेमिंग्स प्रोवाइड करता है। वैसे ही वेब के जो होते हैं उनको, उन नेमिंग को बोला जाता है एड्रेस, या तो URL जो हम बोलते हैं। ठीक है, इनका होता है कि बेसिकली हम उस एड्रेस में, जैसे हम जो हमारा सर्च बार जो है वहाँ पे जैसे ही हम उसको एड्रेस मारते हैं, वो हमें उस एड्रेस के स्पेसिफिकली जो हमारा पेज है वो हमें शो करता है। तो बेसिकली हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो है लेटर एड्रेसिंग सिस्टम, जैसे अगर मुझे उसका नाम याद है, जैसे मैंने google.com मारा तो मेरे को ऑब्वियस सा बात है कि मुझे गूगल का पेज आएगा। मैंने facebook.com मारा तो मेरे पास फेसबुक का पेज आएगा, मेरे पास किसी और का पेज नहीं आएगा, राइट? वैसे ही दूसरे तरीके का है जिसे बोला जाता है नंबर एड्रेसिंग सिस्टम। नंबर एड्रेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि मुझे उनके पेजेस के नाम याद नहीं है, मुझे उसके नंबर्स याद हैं। ठीक है, ये बहुत अनकॉमन चीज़ है कि मुझे नंबर्स याद रहेंगे, क्योंकि नंबर्स बेसिकली हमें सब चीज़ों के याद नहीं रहते हैं। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, जैसे जो लोकल होस्ट होता है, जो हमारा अपना कंप्यूटर का जो अपना एड्रेस होता है उसे लोकल होस्ट बोलते हैं। अगर मैं उसको एक्सेस करना चाहूँ तो उसका अपना एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे हम अगर लेटर में बोले तो लोकल होस्ट बोलते हैं, लेकिन नंबर में अगर उसको बोला जाए तो 127.0.0.1 होता है। तो सेम समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं IP। ठीक है,
इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर मुझे किसी भी अगर मैं इस आईपी को अगर मैं मारूँ वहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंगली जो मेरा एड्रेस है वो मुझे पेज ला के शो कर देगा, जिसके इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क पार्ट, एक बोलते हैं होस्ट पार्ट। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन रहता है दो चीज़ों का, मतलब मैंने क्या मांगा है और मेरे पास क्या चीज़ आ रहा है, किस एड्रेस से आ रहा है, वो कॉम्बिनेशन होके एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है हमें, जिसमें मैं जब भी टाइप करूँ तो मुझे वो स्पेसिफिक पेज ला के शो कर देगा। ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब यूआरएल। ये एक ऐसा मेथड है जिससे मैं किसी भी चीज़ को एड्रेस कर सकता हूँ इंटरनेट में। ठीक है। वेब में मैं अगर किसी भी चीज़ को एड्रेस करना चाहूँ तो मैं उसके यूआरएल से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। यूआरएल मतलब उसका जो एड्रेस है। तो सपोज़ जैसे आप सबका एक घर रहता है, घर में आपका घर का जो आपका एड्रेस है वही आपके लिए यूआरएल हो जाएगा। आपका रोड नंबर, लेन नंबर, हाउस नंबर, फिर आपका जो हाउस नंबर, फिर आपका जहाँ पे आप हैं, घर में जहाँ पे हैं, वो आपके लिए हो जाएगा आपका यूआरएल। उसी तरीके से इंटरनेट में, वेब में जहाँ पे भी मैंने चीज़ों को स्टोर करके रखा है वेब में, वो जहाँ पे भी स्टोर रहते हैं, जहाँ पे वो एट प्रेजेंट हैं, वो उसके लिए हो जाता है यूआरएल। मैं अगर एकदम टॉप से लेकर बॉटम अप्रोच तक मैं जब जाऊँगा उसको सर्च करते करते जहाँ पे मैं जाके रुकूँगा, जहाँ पे मुझे वो मिल जाएगा, जो मैंने पाथ फॉलो किया, वो उसके लिए हो जाएगा यूआरएल। ओके। फॉर एग्जाम्पल, सपोज़ जैसे यहाँ पे ये पार्ट है, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सपोज़ आप अपने क्लास 10th के 5th बेंच में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपका नाम एक्स है। तो असेंबली से सपोज़ अनाउंसमेंट हुआ कि मुझे एक्स को ढूंढ के बताइए वो कहाँ पे है। तो नीचे से तो आपके लिए वो पाथ क्या हो जाएगा, असेंबली से वो आपके विंग में आएगा, विंग में आते हुए आपका क्लास के सामने आएगा, क्लास के सामने आते ही वो आपके रो के सामने आएगा, और देन आपके बेंच के सामने, और देन आपको पॉइंट करेगा। तो वो हो जाएगा आपका यूआरएल। वो जो पूरा पाथ फॉलो हुआ है वो हो गया आपका यूआरएल। लाइक प्रोटोकॉल, पहले उसने कुछ रूल फॉलो किया, लाइक उसने एक पूरा लेन फॉलो किया, विंग फॉलो किया, देन वो आपके क्लास के सामने आया जो कि होस्ट हो जाएगा आपके लिए, देन वो आपके बेंच के पास आया और जहाँ पे आप हैं उसके पास आ गया। ठीक है। और देन उसने क्वेरी, लाइक उसने रिजॉल्व कर दिया कि हाँ मैंने उसको ढूंढ लिया कि वो ये वही है कि नहीं वही है। ठीक है। ये है आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ यूआरएल। तो बेसिकली ऐसे एक आपका यूआरएल काम करता है। तो हर एक चीज़ का, अब हर एक कंटेंट का जो भी वेब में है, उस हर एक चीज़ का अपना अपना यूनिक यूआरएल होता है। किसी भी दो चीज़ का एक यूआरएल नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट जो है वो है एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। ओके। तो जो मैंने आपको यहाँ पे उसके डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, लाइक एब्सोल्यूट यूआरएल वो होता है जो कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू लोकेट, और रिलेटिव जो होता है जो कंप्लीट नहीं होता है लेकिन एब्सोल्यूट का कुछ वो सब पार्ट होता है और वो कुछ एक पार्ट से डिनोट करता है। ओके। एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया वो असेंबली वाला, कि आप असेंबली में से किसी ने आपको बुलाया है और आप 5th बेंच में बैठे हैं, और तो उस आदमी को क्या करना पड़ेगा, उसको असेंबली से निकल के आपके विंग में आके, आपके क्लास के बाहर आके, देन आपके रो के सामने आके, आपके बेंच के सामने आके आपको एड्रेस करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो पाथ हो गया, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट यूआरएल। ओके। लेकिन सपोज आपके क्लास के बाहर एक आपका क्लास टीचर खड़ा हुआ है, और देन अगर ये अनाउंसमेंट होता है तो इस आदमी को क्लास टीचर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। इस डायरेक्ट आपके क्लास टीचर ने अनाउंसमेंट सुन लिया है, आपके क्लास टीचर ने ही क्या किया, आपके रो के पास जाके, आपके बेंच के पास जाके आपको लोकेट कर लिया। ओके। तो ये जो एग्जांपल, जो क्लास टीचर वाला एग्जांपल था, ये है आपका रिलेटिव यूआरएल। मतलब इसने वो पूरा पाथ फॉलो नहीं किया, लेकिन वो उसके अंडर में ही आता है, उस पाथ के अंडर में ही वो पाथ आता है, लेकिन हमें पूरा एब्सोल्यूट पाथ फॉलो नहीं करना पड़ा, हमें एक सब पार्ट से ही मुझे एक आउटपुट मिल जाएगा। ओके। तो ये होता है एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। सो इस चैप्टर के एंड में ये सब कुछ टर्म्स है जो आपको मिले होंगे, जैसे कि इंटरनेट, जो क्या होता है, बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स, इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क्स। ओके। प्रोटोकॉल, जो हमें सेट ऑफ रूल्स, हमें क्या क्या यूज़ करने चाहिए, कैसे हमें उनसे काम, कैसे हमें इंटरनेट पर कनेक्ट करना है, क्या कैसे हम कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, बेसिकली वो सब। मॉडेम, जो हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम कैसे बात कर सकते हैं, वो हमें बताएगा। वाईफाई, जिसका फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी है, अब उसमें चेक कीजिएगा, पेजेस में मैंने आपको वहाँ पे लिखा होगा वायरलेस फिडिलिटी, जो हमें हेल्प करता है कि हम कैसे विदाउट द हेल्प ऑफ वायर हम कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे डिवाइसेस के साथ। वर्ल्ड वाइड वेब में कैसे मैं www लिखता हूँ, वो क्यों मैं कर सकता हूँ, क्यों लिख करता हूँ मैं, वो ये आपको बताएगा। देन आगे आपका होम पेज, एक वेबसाइट का होम पेज क्या होता है, ब्राउज़र क्या होते हैं, सर्वर क्या होता है, HTTP, देन URL, देन HTML। तो ये सब बेसिकली कुछ टर्म्स हैं जो आपको इस चैप्टर से हाईलाइट हुए होंगे।
तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या बताया है। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे लिख दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस और जो फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल टर्म्स जो हैं वो मैं आपको समझा पाऊँ एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू।